इंडिया करेगा एनर्जी एक्सपोर्ट और बनेगा नेक्स्ट सऊदी अरेबिया। क्या ये वाकई एक सच है? क्या ऐसा हो भी सकता है? क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो हमारा जो कंजप्शन है एनर्जी का वो बहुत बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या हम एनर्जी एक्सपोर्ट कर भी पाएंगे? जानेंगे इसके बारे में, आज बातचीत करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है हमारा फ्यूचर। पहले तो आपको मैं देखो सिंपली बता देता हूँ एक लाइन में एकदम क्लियर करके कि सिर्फ एनर्जी एक्सपोर्ट करके इंडिया कोई भी इकोनॉमिक सुपर पावर या फिर नेक्स्ट सऊदी अरेबिया ऐसा नहीं बन सकता। क्योंकि सऊदी अरेबिया का केस अलग है भैया। उसकी धरती के नीचे पानी नहीं, तेल तैरता है, तो वो जितना चाहे उतना निकाल लेता है। और इतने सालों से निकालना मतलब थोड़ा बहुत तो निकलता नहीं है भाई, कि भाई ख़त्म हो जाएगा 10 साल बाद तो मैं क्या करूँगा। इतने टाइम से निकाल रहा भाई, 75 साल से हम उससे धकाधक ले रहे हैं। और पूरा विश्व ही जो 4-5 ओपेक कंट्री है उन पे ही ज़्यादा तेल है, वहीं से ले रहा है। तो मतलब काफ़ी सारा तेल था उसके पास। अपने पास ऐसा भंडार तो है नहीं कि भाई कभी ख़त्म ना हो और हम धकाधक जितना चाहे उतना निकाल सके। हमको जैसे कि इथेनॉल है तो उगानी पड़ेगी फसलें, उससे फिर हम बनाएंगे, तो ये सब होगा, ये सब हम मतलब करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि उतनी मात्रा में हम नहीं कर पाएंगे जितना कि हम अपना भी खर्चा निकाल सके। और बहुत अधिक मात्रा में हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कि भैया हम तो रिच बन जाएं। इतना केवल और केवल एनर्जी एक्सपोर्ट करने से हम रिच नहीं बन सकते। हमारा पहला काम इस क्षेत्र में ये है कि हम जो हमारे कंजप्शन के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है वो किसी भी अन्य देश से जितना कम हो सके उतनी कम कर दें। अभी हमारा बहुत सारा जो डॉलर है वो सऊदी अरेबिया में, या फिर हम अभी रशिया से ले रहे हैं तो वहाँ जा रहा है, और उसके बाद वेनेजुएला में, तो हमारा पैसा वहाँ जाता है, जिस वजह से हमें बहुत नुकसान हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में, आप सऊदी अरेबिया हो गया और यूएई वगैरह हो गया, कतर हो गया, यहाँ से अगर अपना ट्रेड देखोगे ना सबसे घाटे में चलता है। इसका मेन कारण यही है कि हमें बाकी सब चीज़ें मोस्टली हम बना लेते हैं, कुछ चीज़ें जैसे उर्वरक हो गया और पेट्रोलियम हो गया, ये सब की चीज़ें ना हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है और बहुत अधिक मात्रा में करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से हमारा सारा पैसा तो वहीं चला जाता है। तो हम ऐसा पहले कर रहे हैं कि जितनी भी कंजप्शन है वो हमारे देश में हम खुद कर सकें अपने ही बनाए हुए फ्यूल के द्वारा। अगर हमने इतना भी कर लिया ना तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि जो भी पैसा बाहर जा रहा है ना वो फिर बाहर नहीं जाएगा। और 4-5 या 6 कंट्री से जो हम ट्रेड लॉस में चलते हैं, जिसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं ना, व्यापार घाटा, वो हमारा एकदम से कम हो जाएगा और हम फ़ायदे में जाने लगेंगे व्यापार में। क्योंकि और देशों में अब जैसे सऊदी अरेबिया है, कतर है और यूएई है, यहाँ पर फसलें उतनी नहीं होती, इनको चावल इंडिया का ही चाहिए, गेहूँ भी इंडिया का चाहिए, तो हम भाई बेचेंगे तो हम फ़ायदे में रहने लग जाएंगे। तो मेन हमारा मोटिव ये है। तो ये मत समझना सिर्फ हम एनर्जी एक्सपोर्ट करके ही बाई इकोनॉमिक पावर बनने की क्या ही बात है, ऐसा नहीं हो सकता। इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए इंडिया सब तरफ हाथ मार रहा है, और ये मैं कहूँगा कि एक बेस्ट तरीका है। जैसे कि हम एनर्जी भी एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हम हब बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे और उसे सेल करेंगे। जैसे आईफोन वगैरह भी आपने देखा इंडिया में बन रहे हैं, कई कारें सेल होती हैं अब तो कई जगह। तो इस तरह की हर छोटी से बड़ी चीज़ को हम इंडिया में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसके लिए ये है कि हमें बेहतरीन टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि अब एवरेज लोगों को चीज़ें नहीं चाहिए होती, सबको एकदम एडवांस चीज़ चाहिए होती है। तो हमें अच्छी से अच्छी और नई चीज़ बनाने की ज़रूरत है ताकि लोग उसके प्रति आकर्षक हो सकें। मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम दवाएं यानी कि फार्मेसी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें तो आगे हैं ही हैं। हम अपनी फूड की ज़रूरतों को भी ध्यान में रख रहे हैं, और इंडिया अनाज तो इतना उगाता है कि भाई अपन सब भर सकते हैं पेट अपना भी, और हम दूसरों का भी पेट भर सकते हैं। तो उसमें भी हम एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छे लेवल पर हम अनाज एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये 3 चीज़ें तो आपने देखी कि हम इसमें बहुत ही आगे हैं। उसके बाद चौथी चीज़ है जिसमें फ़िलहाल हम बहुत आगे हैं, और वो भी इसमें हमारा बहुत अच्छा योगदान देता है, जो है कि सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में टीचर, डॉक्टर ये सब बनते हैं, इंजीनियर वगैरह काम करने वाले लोग। तो सर्विसें हम बहुत अच्छी दे रहे हैं और इसमें ऑलरेडी हम आगे हैं। तो ये इस तरीके के हम सब तरह के सेक्टर मिलाकर तब हम इकोनॉमिक सुपर पावर बनेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए, हम मिलिट्री में भी जो भी हथियार बना रहे हैं ना उस पे भी ध्यान दे रहे हैं कि अब हम धीरे धीरे करके वर्ल्ड क्लास के हथियार भी बनाना शुरू करें। अभी ये बहुत ही छोटे स्तर पर हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी आर्मेनिया को बेचे, और भी कई देश हैं जिनको हमने बेचे, लेकिन उतने घातक हथियार अभी हम नहीं बना पा रहे कि हम सीधे
जो है अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इन जैसे देशों को टक्कर देने लग जाए। फ्रांस है, अब फ्रांस जैसे पनडुब्बी बनाता है, तो हमें अभी पनडुब्बी उतनी अच्छी बनाना आती नहीं है। ये सारी चीज़ों में भी हम काम अभी कर रहे हैं, लेकिन समय लगेगा 2030-35 तक हम भी काफ़ी अच्छे वाले हथियार बनाने लगे। और ये ज़रूरी है, देखो जब आप सुपर पावर बनोगे तो आपको सुरक्षा भी अपनी करनी है। जो अमेरिका है वो सुपर पावर इसीलिए भी बना हुआ है क्योंकि उसकी जो सैन्य शक्ति है वो भी उच्चतम लेवल पर है। ठीक है, चाइना भी अपनी सैन्य शक्ति इसीलिए बना रहा है कि कोई भी सुपर पावर सिर्फ तब बनता है जब उसके पास असीमित जो भी ये शक्तियाँ होती हैं। अब जैसे कि आप अपने ईश्वरों को भी देख लें, भगवानों को, जो अपने शिव जी हैं उनके पास त्रिशूल है और विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र है, तभी तो सुप्रीम पावर बने हुए हैं, क्योंकि शक्ति है। और अभी आप जानते हो खजाने के रूप में हमें लिथियम मिला है और इसका प्रयोग हर एक चीज़ में होता है, चाहे आप व्हीकल ले लो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान हो, लिथियम का प्रयोग होता ही होता है। तो इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में, क्योंकि इससे हम प्रोडक्ट बना के बेचेंगे और उससे हमें रोज़गार भी मिलेगा और साथ ही साथ उन प्रोडक्टों की हर जगह ज़रूरत होगी, क्योंकि सब जगह इलेक्ट्रिक से जो चीज़ें बनती हैं या व्हीकल बनते हैं उनमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। नेक्स्ट हम देखें तो स्पेस की रेस भी लगी हुई है भैया, बहुत ताबड़तोड़ से। सब लोग चाहते हैं कि स्पेस में अपना कंट्रीब्यूट करें, तो इसमें भी इंडिया काफ़ी आगे है। तो जब से चंद्रयान गया है भाई, हमने देखा कि इंडिया की भी पहुंच बढ़ रही है स्पेस सेक्टर में। तो इसमें भी हम काफ़ी कुछ करेंगे और पैसे कमा भी रहे हैं दूसरों की सैटेलाइट भेजकर। या बहुत सारे तरीके होते हैं, देखो जब वहाँ हम जाते हैं और कोई जानकारियाँ लाते हैं तो वो जानकारियाँ ऐसे ही सबको नहीं देते हैं, उसके हम पैसे लेते हैं या फिर लेन देन कई अन्य प्रकार से होता है कि जैसे तुम हमें कोई टेक्नोलॉजी बताओ, तब हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में तुम्हें बताएंगे। तो इससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है। जैसे कि इस वीडियो में हमने एनर्जी एक्सपोर्ट की बात करी थी, तो पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी एनर्जी को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये करके थोड़ी बहुत हम इसमें बातें करते हैं। इथेनॉल को सबसे ज़्यादा माना जा रहा है अभी। तो हर एक की देखो कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ नुकसानदायक, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले इथेनॉल को हम 10% मिलाकर बेचते थे पेट्रोल वगैरह में, लेकिन अब उसे 20% करने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं कब तक हो पाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कई देश तो 80-80% तक मिलाते हैं भाई, अभी हम 20 के लिए सोच रहे हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पर्यावरण में प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुका है। जो लोग दिल्ली से अगर वीडियो देखें तो भाई मैंने सुना है कि बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है दिल्ली की। इतना प्रदूषण है कि धुंध सी छाई रहती है कई बार, तो सर्दियों के मौसम में तो और हालत ख़राब हो जाती है और वहाँ पर बीमारियाँ, खांसी वगैरह ये भी बहुत अधिक बढ़ रही हैं। तो इन सबको कम करने के लिए इथेनॉल एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये जैविक रूप से तैयार किया जाता है और गन्ने से या फिर जो हम बाजरा वगैरह है, गेहूँ वगैरह है, मकई वगैरह है, इन फसलों को जब काटा जाता है तो इनसे प्राप्त किया जा सकता है ये। और ये सब इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भी उगाई जाती है, तो हमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो निर्भरता है विदेशी इंपोर्ट पर, हम तेल गैस इंपोर्ट करते हैं, उससे घटेगी और ये कोई भी प्रदूषण भी नहीं करता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत अधिक फ़ायदेमंद चीज़ है। साथ ही साथ किसानों को इससे अधिक फ़ायदा होगा, क्योंकि जो बच जाती थी ये सब चीज़ें, गन्ने वगैरह, खोल वगैरह, तो ये सब जला देते थे, काट के फेंक देते थे ऐसे ही। लेकिन अब इसी को ये बेच कर किसान भी पैसा कमाएंगे और हमें भी ऑयल वगैरह मिल जाएगा, तो डबल फ़ायदा है इससे। तो क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश है, तो ये तो इतना अधिक हम उत्पादन इसका कर सकते हैं कि हम इसको बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, इन देशों को तो कम से कम एक्सपोर्ट कर ही सकते हैं। शायद आपको पता ना हो, बट इथेनॉल 99.9% शुद्ध एल्कोहल होता है। तो दारूबाजों की तो भाई मौजा ही मौजा। अब ठेके की जगह आपको पेट्रोल पंप पे भीड़ लगी हुई दिखाई ना देने लगे। जब हम इथेनॉल बनाते हैं तो उसमें कुछ तो बचेगा ना, राख वाख, तो उसमें 28% तक पोटाश होता है, जो उर्वरक के लिए भी काम आता है। तो मतलब सोचो एक ही चीज़ से हम कितना कुछ फ़ायदा ले सकते हैं। हम जो उर्वरक रशिया से इधर उधर से मंगाते हैं और वो ज़्यादा ही हमको भाव देते हैं, मतलब भाव खाते हैं, तो उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी। हम अपने यहाँ से भाई अपनी खाद, वो भी एक जैविक खाद को बना सकते हैं। यहाँ पर मुझे जो सबसे बड़ी समस्या दिख रही है ना, वो ये है कि अगर ये फसलों पर निर्भर होगा, मान लो किसी टाइम सूखा पड़ गया या कम अनाज पैदा हुआ, तो एकदम से इथेनॉल के प्राइस बढ़ जाएंगे।
तब हम कहाँ से लाएंगे? तो इसीलिए हम डाइवर्स कर रहे हैं सारी चीज़ें कि हम इलेक्ट्रिक के वाहन भी चलाएंगे, इथेनॉल वाले भी चलाएंगे, और जो भी हो सकता है ससुरा हाइड्रोजन फाइड्रोजन सबसे चलाएंगे। सऊदी अरब और भारत के बीच भी एक समझौता हुआ था जिसमें समुद्री केबल बिछाई गई थी, जिससे हम ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट कर सकेंगे मिडिल ईस्ट और अन्य उधर के यूरोप की तरफ भी। केवल मिडिल ईस्ट और उधर यूरोप की तरफ ही नहीं, बल्कि हम म्यांमार के साइड से होते हुए इधर थाईलैंड, इंडोनेशिया, जो भी साउथ की कंट्रीज़ है ना, इधर भी जाना चाहते हैं और इधर भी एनर्जी को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। वो एनर्जी मुख्य अलग अलग तरीके की हो सकती है, जिसमें कि आपका पवन चक्की से हो गया प्राप्त इलेक्ट्रिसिटी, और सोलर पैनल द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त, और अन्य चीज़ें। सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ में ये एथेनॉल को यूज़ करने लग जाएंगे। जैसे कि हमारे गडकरी सर ने बताया कि एक जनरेटर सेट भी बनाया है जिसमें हम इथेनॉल से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अभी क्या था कि इन्होंने बताया कि अभी तक जो जनरेटर थे उनसे 4000 करोड़ लीटर डीजल की खपत होती थी, लेकिन अब जो इथेनॉल से चलने वाला जनरेटर बना दिया, सफल हो गए हैं और कुछ एक बिल्डिंग में वो चल भी रहा है। ब्राज़ील दुनिया में गन्ना और इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्योंकि वहाँ गन्ना अधिक होता है तो इथेनॉल भी सबसे अधिक बनाया जाता है, और टेक्नोलॉजी भी उसी के पास है। और उसने भारत की मदद करने के लिए कहा है कि हम भी भैया अच्छी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र करेंगे इथेनॉल बनाने के विषय में। टोयोटा ने तो एक ऐसी कार भी बना दी जो 100% भाई इथेनॉल पर चल सकती है, जबकि अभी हम कितना मिला रहे हैं? केवल 10%, और 20% 2025 तक हो जाएगा ऐसा माना जा रहा है। और हमने अभी कार ऐसी बना दी है कि वो 100% तक भी चल जाएगी। मतलब भाई क्या ही बताएं। अब चलिए, बहुत बात हो गई इसके बारे में, अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। वो है अपना सौर ऊर्जा, यानी कि सोलर एनर्जी। और ये तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि अगर जिस दिन सौर ऊर्जा खत्म उस दिन हम खत्म। सूरज का भी खत्म नहीं होने वाला, मतलब टाइम लगेगा, हमारे टाइम पीरियड में तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। और यही सबसे शुद्ध एनर्जी हो सकती है, इससे कुछ भी प्रदूषण नहीं होता है। बट ये थोड़ा सा अभी महंगा है, क्योंकि सोलर पैनल बनाने में बहुत अधिक खर्चा लगता है। और अभी तो हम लोग जो सोलर पैनल है वो अधिकतर चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, ये तो मुझे और बुरा लगा सुनकर। लेकिन इस पर काम जोरों शोरों से चल रहा है। हमने राजस्थान में जैसे सबसे अधिक धूप पड़ती है, तो यहाँ पर कई सोलर पार्क बना दिए हैं बहुत दूर दूर तक, और कई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें कन्वर्जिंग मिरर का यूज़ करके और अधिक ज़्यादा मतलब एनर्जी का उत्पादन किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि 1 घंटे की सौर ऊर्जा से हम 1 वर्ष तक की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं? लेकिन भाई हमें अभी उतना हम कैपेबल नहीं है, अभी हम केवल इसका 0.001% ही भाग इसका उपयोग में ले पा रहे हैं। जिस दिन हमने पूरा लेने लग गए ना, मज़ा ही आ जाएगा। उसके लिए मुझे तो लग रहा है अंतरिक्ष में भी ऐसे कुछ सैटेलाइट वगैरह, सोलर पैनल वगैरह कुछ स्थापित करो जिससे डायरेक्ट एनर्जी हम लोग ले सकें। आपको पता, जैसे जैसे हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे तो आपने यूएसए वगैरह इन सबको देखा हो, कितनी लाइटें वगैरह लगी रहती है सब जगह। तो हमें ऊर्जा की यानी कि बिजली की अधिक ज़रूरत होगी, तो जिसमें जो सौर ऊर्जा है वो बहुत ही अधिक हमारे लिए सहायता प्रदान करेगा। और जितनी हम इससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे उसको हम फिर दोबारा से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, इधर उधर के देशों में आसपास, और इधर साउथ में और चले जाओ, इधर सब जगह हम निर्यात भी कर सकेंगे। आपने देखा होगा कि हर चीज़ इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो रही है, तो अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो उस अब जैसे मैंने अभी बताया कि बादल आ गए, मौसम ख़राब हो गया, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए अब चलते हैं हम आगे पवन ऊर्जा पर। भैया हवा तो चलेगी ना, बादल कैसे आएंगे उड़ के? हवा चलेगी तभी तो आएंगे। अब ये भी कभी नहीं खत्म होगी ऊर्जा का जो स्रोत है। ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी पर कभी हवा चलना बंद हो जाए, अगर वो बंद हो गई तो हम भी बंद हो जाएंगे फिर। तो इसीलिए हम क्या करें, हमारी कोस्टल लाइन भी बहुत बड़ी है, पूरा साउथ में समुद्र है, तो पवन चक्कियाँ हम बहुत लगा सकते हैं समुद्र में। इसको लेकर बात भी चल रही है, कई स्विट्ज़रलैंड है या कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगी है, तो उनसे हम बात कर रहे हैं। तो हम भी ऐसे बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगा देंगे अपनी कोस्टल लाइन पर, जिससे हमें अच्छी खासी बिजली प्राप्त होगी। और तटीय क्षेत्रों में तो भाई और तेज़ हवा चलती है। उत्तर प्रदेश में भी बरसात के मौसम में भाई बहुत ज़्यादा हवाएं चलती है। और जो हमारा राजस्थान है, यहाँ पर गर्मियों के दिनों में जो आंधियाँ चलती है, मतलब पंखड़ी ऐसा घूमेंगे सर्र करके। और देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी ना, नई नई चीज़ें आएंगी। अब जैसे कि एक टेक्नोलॉजी अभी आई थी तुर्की में, ये पहले थी, अब अपने यहाँ भी आ गई है, कि ऐसा सुना था मैंने कि जो ट्रेन होती है जहाँ से जाती है, तो उसके अगल बगल छोटी वाली पवन चक्की लगा दी है। वो अलग टाइप की है थोड़ी सी। तो जब ट्रेन बहुत तेज़ी से जाती है तो उसकी हवा से वो पवन चक्कियाँ घूमती है। तो सोचो मतलब कितनी सारी ट्रेनें पास होती है, कितनी
तेज वो पवन चक्कियाँ घूमती हो कितनी एनर्जी जनरेट करती होंगी। तो इस तरीके की जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी नए नए आविष्कार होंगे और उससे हमें स्वच्छ एनर्जी प्राप्त होगी। नेक्स्ट दोस्तों हाइड्रो प्लांट मतलब पानी से विद्युत बनाना। तो ये भी भाई बहुत सारा है क्योंकि हमारे पास हिमालय है और वहाँ से पानी आता रहता है, हमेशा बर्फ़ पिघलती रहती है, पानी आता रहता है, लेकिन फिर भी नदियाँ कई सूख रही हैं तो इसलिए इसे डाइवर्स करने की ज़रूरत भी है। लेकिन अभी हमारे पास प्रचुर मात्रा में नदियाँ हैं, उनमें पानी है, जिस वजह से कई सारी नई हाइड्रो प्लांट बनाए गए हैं जिससे हमें अधिक से अधिक विद्युत प्राप्त हो सके। बायोगैस में क्या है कि आप गोबर वगैरह हो गया, सड़ी हुई वनस्पति वगैरह हो गया, इन सब से भी एनर्जी प्राप्त कर सकते हो। इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता है और इसके बाद जो बचता है वो बहुत ही अच्छी एकदम जैविक खाद होती है जिसका प्रयोग हम फसलों में कर सकते हैं। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा क्षमता। तो ये सबको पता होगा, पावर प्लांट वगैरह हम बनाते हैं कई सारे, और इससे जितनी एनर्जी उपलब्ध होती है ना, किसी भी चीज से इतनी एनर्जी उपलब्ध हो ही नहीं सकती। ज्वार भाटा से भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट चर्चा में चल रही है वो है हाइड्रोजन से एनर्जी प्राप्त करना। हाइड्रोजन बहुत है हमारे एनवायरनमेंट में और ये कोई नुकसानदायक भी नहीं होता क्योंकि H2O से मिलकर बनता है और जब इसे तो गाड़ियाँ भी चलाई जा रही हैं आजकल तो उसमें पानी निकलता है, तो कोई मतलब जहरीली गैस वगैरह ये सब नहीं निकल रहा, तो बहुत फ़ायदेमंद है। और भारत जो है हाइड्रोजन फ्यूल पर अधिक ध्यान दे रहा है और फ्यूचर में हम इसे एक्सपोर्ट भी करेंगे क्योंकि ये ऐसा भी नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा या कुछ का। हाइड्रोजन तो बहुत है भैया, जितना चाहे उतना यूज़ करो। तो देखो कहने का मतलब ये है कि मैंने इतने सारे आपको चीज़ें गिनवा दी। अब ये सब चीज़ें ऐसी है जो हम भारत में ही बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और इतनी सारी चीज़ों से तो आराम से हमारी पूर्ति हो जाएगी और काफ़ी चीज़ें बचेगी तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर लेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फ्यूचर में इंडिया भी एनर्जी को एक्सपोर्ट कर पाएगा क्योंकि हम सऊदी अरेबिया की तरह सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर नहीं है कि हाँ भाई पेट्रोल है बस उसी को करना है ना। हमने तो इतनी सारी चीज़ें बना ली हैं तो इसमें से कुछ चीज़ें तो हम एक्सपोर्ट कर ही पाएंगे और न भी कर पाएँ तो कम से कम इतना तो 100% हो जाएगा कि हमें फिर एनर्जी को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे हमारा बहुत सारा पैसा बचेगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से रखिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे, गुड बाय।